हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है जो 21 के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जो पॉलिटी के सारे टेस्ट हैं, मतलब पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, सारे इंक्लूड किए गए हैं जो करंट बेसिस पे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, ये 2020 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये इधर का जितना जून और जुलाई अगस्त का जो करंट अफेयर है सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ साथ मैंने सारे जीएस के जो 2020 के से टेस्ट थे, ठीक है, सारे हमने जीएस के और सेक्शनल सॉल्व कर लिए हैं विजन के। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी देख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ आप उसको अब देख पाएंगे, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग पूछते रहते हैं तो देखो, पीडीएफ आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारी जो पीडीएफ है मैं वहीं शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और आप लोग गाइज आंसर दिया करो यार, जब मतलब थोड़ा सा आप लोगों को अभी नहीं पता चल रहा है इनके बारे में, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तब पता चलेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी आंसर को किसी कहीं कॉपी पे लिखते हैं या फिर जो उसको हम क्या करते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज़ें हम मतलब प्रेशर दे के लिखते हैं उनको, मतलब एक बहुत ही ध्यान दे के लिखते हैं। तो वो फिर हमारे दिमाग में कोई, मतलब हमारे माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करती हैं। और उसका जो है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वही चीज़ें हमारी काम आती हैं, ठीक है। तो उनको जो है ज़रूर आंसर दिया करो। संदीप तिवारी जी है, बहुत अच्छे थे और बहुत शानदार तरीके से वो आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनके आंसर पढ़ के। आप लोग भी पढ़िए जाकर, इतना डिटेल में लिखते हैं, वाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे वो आंसर पढ़ के, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा लिख सकते हैं और उनके अपने एक दूसरे के आंसर रिव्यू भी कर सकते हैं कि हमारे आंसर में और जो दूसरे पर्सन ने किया है तो उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। ये और ये आज जो वही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था 28 को, ठीक है, तो ये नहीं आ पाया है क्योंकि इसे पोस्टपोन कर दिया है 30 को। क्योंकि जो पोस्टपोन करने की जो बात की जा रही है यूपीएससी को, तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल रखिए, ठीक है। पोस्टपोन होने के समझ लो 10% चांस है, 90% चांस है कि एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी किसी को मानता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने लगे रहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। सेकेंड है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो सेकेंड वाला से स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मंत्रियों की जो भी सलाह होती है राज्यपाल को दी जाती है, उसको किसी भी न्यायालय में उसके लिए कोई जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा गलत है। जो मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बात की जा रही है, तो संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। ये मतलब एक्ट 2003 में आया था, उसी के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। जो इसमें 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद नहीं होगी, जो उसकी विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा में जो सदस्य हैं उनके 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रिपरिषद। और इसके साथ साथ इनकी न्यूनतम कंडीशन भी डिफाइन की गई थी कि एक राज्य में 12 मंत्रियों से कम जो है मंत्री नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारे दोनों प्रोविज़न इसमें किए गए थे, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 91वां 2003 में, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें सही है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, बी वाला आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई है। सेकेंड है कि लोकसभा अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। और थर्ड है कि कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये देखो, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है ये मंत्री नहीं हो सकता और नहीं पूछा गया है। तो इसके संबंध में हमको आंसर बताना है। तो ये तो हमारा सही हो गया, क्योंकि कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का
सदस्य या अध्यक्ष नहीं हो सकता, ठीक है। और सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो है लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। इसका आपको जो सदस्य होते हैं लोकसभा से 15 सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, और 7 होते हैं राज्यसभा से, तो इनमें से ही एक को जो है इसका जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट वाला हमारा जो बताया गया है स्टेटमेंट के बारे में, तो ये भी हमारा जो देखने को मिलेगा गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी 1921 में की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। नहीं 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 नहीं, ओ सॉरी सॉरी, ये सही है, क्योंकि ये 1919 का जो एक्ट आया था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1919, उसी के तहत 1922 में इसको जो है इसका गठन किया गया था लोक लेखा समिति का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड वाला हमारा गलत है, तो गलत पूछा गया है, तो हमारा जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। केवल 2 स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न किसी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। सेकंड है राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न न्यायालय को संदर्भित करता है तो न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। तो जो इसमें कहा गया है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई विधि और तथ्य है जिससे संबंधित प्रश्न है तो न्यायालय को संदर्भित जो किया जाता है, तो इसके लिए कोई मतलब अनिवार्य प्रोविज़न नहीं है। इसमें देखो दे भी सकता है, उच्चतम न्यायालय अगर चाहे तो वो राय दे सकता है, और अगर नहीं देना चाहे तो वो मना भी कर सकता है। ये एक बाध्यकारी नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है। लेकिन कुछ मामले होते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा संधि है, संधि करार कोई है, ठीक है, या मतलब प्रासंविदा है, या फिर वचनबद्धता है, या मतलब देखने को मिलेगा जिसे सनद से संबंधित कोई इत्यादि, जो सनद से संबंधित जो लिखतें होती हैं उनसे उत्पन्न जो विवाद होते हैं, उन सब में जो है विवादों में राय देने के लिए अनिवार्यता दी गई है। तो इसको सलाह देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और ये सलाह देने का प्रोविज़न किया गया है 143 आर्टिकल में, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पता भी होगा। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि जो है, ठीक है, उसके विवाद पर उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये हमारा सही हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। और ये जो हम प्रोविज़न बताए हैं ये पूर्व संधि के संबंध में ही बताए हैं, जो मतलब बाध्यकारी जिनके लिए बताया गया है, जैसे संविदा संधि करार है, प्रासंविदा है, और वचनबद्धता है, सनद है, इससे जो लिखत होते हैं, ठीक है, उसके संबंध में ये पूर्व संधि से संबंधित बात करता है। तो हमारा ए वाला स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बन सकता है, मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो ये गलत है, संविधान में वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है समय समय पर एक्ट लाकर, ठीक है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वाला, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति है वो संसद का सदस्य रह सकता है 6 माह तक बिना मतलब सदस्य रहे। उसके बाद उसको उसकी सदस्यता किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी वह मंत्री पद पर रह सकता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है कि 5 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वह राज्यसभा से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया के नियमों के निर्वचन हेतु अंतिम प्राधिकारी है, ठीक है। सेकेंड है कि उसके विनिर्णयन यानी जो उनके विनिर्णय हैं, ठीक है, वो पूर्वधारण बन जाते हैं जो बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। थर्ड है कि वह दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी भी सदस्य के बारे में यह निर्णय करता है कि वह निरर्ह है या मतलब क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है, ठीक है। तो उसकी भी पावर इनको प्राप्त होती है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। जो राज्यसभा के बारे में बताया गया है, जो उपसभापति का जो दायित्व बताए गए हैं, तो ये तीनों पावर इसको प्राप्त होती हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां कर्तव्य का स्रोत हैं, ठीक है।
तो लोकसभा की शक्तियां जो है कौन कौन से उसके स्रोत हैं, मतलब शक्तियों और कर्तव्यों के कौन कौन से स्रोत हैं, तो जिनसे उनको शक्ति प्राप्त होती है यानी पावर मिलती है। तो भारत का संविधान है, ठीक है, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम है, और संसदीय परंपराएं। तो तीनों आधार पर इनको जो है संविधान में प्रोविज़न किया गया है, और जो लोकसभा प्रक्रिया और संचालन में इसका प्रोविज़न है, और संसदीय जो परंपराएं हैं उन तीनों आधारों पे इनको शक्तियां और कर्तव्य इनके होते हैं। उन्हीं आधार पर इनको अपने शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में कीटनाशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में कीटनाशकों का विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित है, ठीक है। थर्ड है कि भारत में कीटनाशकों का विज्ञापन प्रचार नहीं किया जा सकता। तो इसके संबंध में जो बताया गया है, तो इसमें देखो आपको देखने को मिलेगा भारत में कीटनाशकों के विज्ञापन और प्रचार पर प्रचार नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा गलत है। प्रचार आप कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन हालांकि ये जो है ज़्यादा मतलब हमारे इन्वायरमेंट को या मतलब जीव जंतु पर ज़्यादा प्रभाव मतलब ना डालते हो, ठीक है, उस संबंध में आप कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा सही गलत है स्टेटमेंट। और सेकेंड वाला कहा गया है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करता है। तो नहीं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ये कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं आरोपित करता है। ये आपको देखने को मिलेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो होता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत कीट निषेध आदेश जारी किया जाता है। उसी के अंतर्गत इसके जो है कीटनाशकों को उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और अभी हाल ही में देखने को मिला है 27 जो कीटनाशक, कवकनाशी और खरपतवारनाशी जो होते हैं, यानी वीडीसाइड, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड, इन 27 पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है इनके द्वारा। तो इसीलिए ये न्यूज में था। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये सही है हमारा, क्योंकि भारत में कीटनाशकों का विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि समेकित ऋण शोधन निधि यानी कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह आरबीआई के साथ राज्यों द्वारा अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए एक बफर के रूप में बनाई गई आरक्षित निधि है। और सेकेंड है कि यह निधि लोक लेखे में अनुरक्षित की जाती है और इसका उपयोग ऋण के मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आरबीआई द्वारा जो राज्यों द्वारा अपनी देनदारियों के पुनर्भरण के लिए मतलब एक बफर के रूप में ये मतलब निधि आरक्षित की जाती है, जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है, ठीक है। और सेकेंड में भी ये कहा गया है कि ये जो निधि होती है ये लोक लेखे में अनुरक्षण की जाती है और इसका उपयोग केवल ऋण मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य में नहीं किया जा सकता। कि मतलब इस निधि से हम कोई अगर ऋण लेते हैं तो सोचे कि डेवलपमेंट कर लें, तो उसके लिए ये नहीं है, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ये सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है प्रत्यानुदान यानी ओट ऑफ क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा ये मतलब क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह भारत के संसाधनों पर भारित किसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है। सेकेंड है कि यह एक असाधारण अनुदान है और मांग का विवरण साधारणतः बजट में नहीं किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ओट ऑफ क्रेडिट जो होता है यानी प्रत्यानुदान जो होता है, यह भारत के संसाधनों पर भारित किसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए ये मतलब लाया जाता है, और इसका जो है बजट में कोई जो है विवरण नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलेगा 10। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सेवा मतदाता है जो डाक मतपत्र के माध्यम से या परोक्ष यानी प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होते हैं। तो फर्स्ट है कि अनिवासी भारतीय, सेकेंड है कि सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, ठीक है, और विदेश में जो नियोजित भारतीय राजनयिक हैं यानी एम्बेसडर जो होते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो हमारा देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपको गलत है, क्योंकि जो एनआरआई होते हैं उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन सशस्त्र बलों के जो सदस्य होते हैं और विदेश में नियोजित भारतीय राजनयिक जो हैं, ठीक है, उनको ये सुविधा प्राप्त होती है।
ये लोग मतलब सेवा प्रदाता होते हैं कि भारत सरकार की किसी न किसी सेवा को प्रदान कर रहे हैं, जो अपने कार्यों में संलग्न होने की वजह से जो है पोलिंग बूथ पे नहीं आ सकते हैं। उन लोगों को ये मतलब ये मतलब एक अतिरिक्त ऑप्शन दिया गया है जिसके माध्यम से ये मतदान कर सकते हैं, ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन हो सके। ठीक है, इसमें तो इसीलिए ये मतलब 2 और 3 स्टेटमेंट सही हुए, तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो सशस्त्र बलों में कौन कौन से शामिल हैं इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखो CISF के जो जवान होते हैं, ITBP के होते हैं, BSF होते हैं, तो ये सब मतलब जितने भी होते हैं फोर्सेस के, तो इन सबको जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि लोक अदालत का अधिनिर्णय आबद्ध नहीं होता है और यह अपील करने योग्य होता है। ठीक है, अपील करने योग्य होता है। तो सेकेंड कहा गया है। थर्ड में कहा गया कि लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान लेते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी पद्धतिमूलक विधियों का सख्त अनुपयोग नहीं किया जाता है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। अगर इन्हीं मतलब जो पद्धतिमूलक जो साक्ष्य होते हैं, अगर उनका इतनी कड़ाई से मतलब पालन किया जाए तो इसमें निपटारा ही नहीं हो सकता है। इसमें दोनों पार्टी को जो है मीडिएटर के रूप में काम किया जाता है लोक अदालत द्वारा, और दोनों को मीडिएटर के माध्यम से उनको मामलों को जो है रफा दफा किया जाता है। मतलब अगर दोनों पार्टी सहमत होती हैं तो उनको जो है वो मतलब वही फैसला उनके लिए जो बाध्यकारी हो जाता है। जो इसमें कहा गया है कि अबाध्यकर है, तो नहीं, ये बाध्यकारी हो जाता है और ये गैर अपीली है। इसके लिए इस निर्णय के आने के बाद कोई भी अपील आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा इन्हें प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्यों में उनके सुचारू आवागमन को सुगम बनाने हेतु डिजाइन किया गया एक केंद्रीय ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, सेकेंड है कि इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। थर्ड है कि कोविड-19 के दौरान संपर्क में आने वालों का पता लगाने यानी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और आवागमन की निगरानी हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ये मतलब राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के मतलब राष्ट्रीय प्रवासी जो सूचना प्रणाली के संदर्भ में यही कथन सही है, क्योंकि इसको इसीलिए डेवलप ही किया गया है कि इसके संपर्क में जो कोविड-19 के संपर्क में आते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और उनके आवागमन की निगरानी को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, उनको ट्रेस किया जाए। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य में उनके सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक मतलब केंद्रीय ऑनलाइन कोर्स है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ये नीति आयोग द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, ये आपको देखने को मिलेगा जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। ठीक है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड वाला स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। और सेकेंड है कि अध्यक्ष जब सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है तो लोकसभा के विघटन होने के उपरांत अपने पद को त्याग देता है। तो लोकसभा के संदर्भ में जो बताया गया है, तो सेकेंड वाला तो हमारा गलत हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट, क्योंकि जो इसमें कहा गया है कि सत्तारूढ़ का जो दल का जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के विघटन के उपरांत अपना पद त्याग देता है। तो ये अपना पद नहीं त्यागता है, ये जब तक अपना पद नहीं त्यागेगा जब तक कि अगली जो है लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए। ठीक है, अपनी अगली लोकसभा की पहली बैठक तक ये बना रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जब प्रोटेम जब पहली लोकसभा की बैठक होती है तो उसमें प्रोटेम स्पीकर जब चुन लिया जाता है तो इसका जो है काम खत्म हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष निर्धारित की जाती है, मतलब निर्वाचन की तिथि कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन की जाती है। तो नहीं, जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है अगली जो लोकसभा बनकर आती है
तो चुनकर जो आती है तो उसके लिए राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि किस दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, ठीक है, क्योंकि वही प्रोटेम स्पीकर का भी चयन मतलब नियुक्ति करता है, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है 14 में, इसमें कहा गया है कि नगर पालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना अत्यंत कठिन है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और थर्ड है कि अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। तो ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी तक किसी को जो है नहीं हटाया गया है, और दोनों सदनों से इसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव होता है उसे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर इसे हटाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारा जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा 1, 2 और तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार अनन्य रूप से संसद को दिया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि किसी भी सूची में उल्लिखित विषय पर करों के अधिरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल में निहित है। तो ये जो कहा गया है कि किसी भी की सूची के संबंध में, तो ये गलत है, जो उल्लिखित नहीं है विषयों में उस पर। तो ये अनन्य अधिकार आपको देखने को मिलेगा संसद का है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, जो जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसमें जो विषय शामिल नहीं होते हैं उसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है, और उन पे अनन्य अधिकार जो है रूल मतलब कानून बनाने का वो संसद का होता है। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि समवर्ती सूची में आपको ये संसद का अनन्य अधिकार नहीं है कर निर्धारण के संबंध में, क्योंकि इसमें राज्य विधानसभा और संसद दोनों को इसमें जो है अधिकार प्राप्त हैं इसके संबंध में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, दोनों का दोनों स्टेटमेंट, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कहा गया है कि सुर्खियों में प्रजाति समूह और मतलब देश कौन कौन से थे। उइगर के बारे में तो ये चीन है, और ओरोमो तो ये इराक में है, मतलब जनजाति समूह कुर्द जो है इथोपिया में है। तो देखो ये उइगर आपको देखने को मिलेगा, ये चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। और ओरोमो तो ये इथोपिया का है, ठीक है, ग्रुप, और ये जनजाति समूह है। और कुर्द देखने को मिलेगा, ये इराक, सीरिया और ईरान में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंड और थर्ड गलत हैं, फर्स्ट वाला हमारा सही सुमेलित है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन है कि हमारा भारत निर्वाचन आयोग को, ठीक है। सेकेंड है राज्य निर्वाचन आयोग को, थर्ड है सी राष्ट्रपति को, और डी है संसद को। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, जो ये राष्ट्रपति होता है इसी को ये अधिकार प्राप्त किया गया है कि परिसीमन आयोग के गठन के संदर्भ में, ठीक है। और ये परिसीमन आयोग का गठन जो किया जाता है, जो भारत में एक्ट है 2002 का, उसी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान खुले मतदान द्वारा होता है, ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम के सिद्धांत पर के अनुसार होता है। और थर्ड है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रावधान अनुप्रयोज्य नहीं होता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें इसका नोटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी मांग अभी की जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आने के चांसेस भी हैं। तो इसमें इसका नोटा का प्रोविज़न नहीं किया गया है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो पद्धति होती है, उसी के अनुसार आपको एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, और फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि ये गुप्त मतदान द्वारा होता है, ना कि खुला मतदान। तो हमारा जो है थर्ड वाला बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, केवल 3 स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि 19 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान ने लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अंगीकार नहीं किया है, क्योंकि तो क्योंकि मतलब इसमें क्या हो सकता था, तो फर्स्ट वाला क्या मतलब कारण थे जिससे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो है पद्धति को अंगीकार नहीं किया है। तो फर्स्ट है कि मतदाताओं के लिए पद्धति की जटिलता को समझना कठिन होगा, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में बहुल राजनीतिक दल सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करेंगे और दलगत पद्धति के महत्व को कम करती है। तो नहीं नहीं नहीं, दलगत ये मतलब दलगत का जो पद्धति का महत्व है ये बढ़ जाता है, लेकिन जो है एक इंडिविजुअल जो होता है आपका जो जिस क्षेत्र से जो चुनाव लड़ता है, जो आवेदक होता है, उसे जो है उसका महत्व कम हो जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें दल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये आपको सही है, क्योंकि ये राजनीतिक दल में जो है अस्थिरता उत्पन्न करेंगे और पद्धति की जटिलता को समझना कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो है एक निर्वाचन क्षेत्र को पूरे एक भौगोलिक क्षेत्र को मान लिया जाता है, ना कि किसी जो है निर्वाचन क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। तो हमारा जो है एक और दो स्टेटमेंट सही हो गए, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार, ठीक है, व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका यानी PIL दायर करने का अधिकार, और थर्ड है कि रिट जारी करने का अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निहित है, लेकिन उच्च न्यायालय में निहित नहीं है। तो देखो ये आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, ये राष्ट्रपति को परामर्श जो दिया जाता है 143 आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है, और ये राष्ट्रपति को परामर्श केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट देता है, ना कि जो है हाई कोर्ट। तो ये उसकी जो है ये पावर नहीं है हाई कोर्ट की, और PIL दायर दोनों में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में की जाती है, और रिट भी दोनों जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों में मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को परामर्श केवल और केवल जो है सुप्रीम कोर्ट देता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, इसका नहीं बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, सॉरी बी वाला ऑप्शन सही है, केवल एक स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 21, इसमें कहा गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है किसी पारंगत विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकेंड है कि न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने हेतु संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। और थर्ड है कि न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि न्यायाधीश जो होता है इसकी नियुक्ति तो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन जो ये शपथ ग्रहण करता है वो राज्यपाल के द्वारा जो है शपथ ग्रहण कराई जाती है इसको, ठीक है। लेकिन जो इसमें सेकेंड वाला स्टेटमेंट है कि अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान में उच्चतम न्यायालयों के कार्यकाल को निश्चित किया गया है, जो इसकी बात इसमें की जा रही है, तो देखो ये वाला हमारा गलत इसमें स्टेटमेंट है। इसमें कोई मतलब इसका जो है एज का निश्चित नहीं किया गया है, मतलब कि कब तक कौन बना रहेगा, क्योंकि वैसे तो इसका जो है केवल 62 वर्ष का रखा गया है लास्ट जो है मतलब क्वालिफिकेशन। अगर 62 वर्ष आपके पूरे हो गए तो आपको जो है हटा दिया जाएगा वहाँ से। लेकिन अगर जो आपको देखने को मिलेगा इसमें कि अगर आपको सिद्ध कदाचार या आपने संवैधानिक वायलेशन किया है तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका कोई मतलब इसको जो है प्राप्त नहीं है कि इसका टर्म इतना होगा, इसके कुछ नहीं हटा नहीं सकता, तो ऐसा कोई प्रोविज़न इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि किसी भी विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसके अदर क्वालिफिकेशन है, तो आपको बताना है। आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी जो है मतलब योग्यताएं होती हैं, मतलब क्वालिफिकेशन होती हैं, वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में नीचे। तो हमारा एक और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो फर्स्ट है कि इसके द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। सेकेंड है इसके द्वारा इनके सदस्यों को केवल कैबिनेट मंत्रियों में से ही नियुक्त किया जा सकता है।
तो ये कहा गया सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल समितियां होती हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा केवल कैबिनेट मंत्रियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, इसमें सदस्यों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो अगर प्रधानमंत्री उस समिति के अध्यक्ष मतलब सदस्य होते हैं तो वो मतलब अध्यक्ष वो बन जाते हैं, वो पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो कोई कैबिनेट मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और सेकंड में कहा गया है कि ये बाध्यकारी प्रकृति के, तो नहीं, ये बाध्यकारी नहीं होते, ये सलाहकारी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि अंतिम जो है फैसला जो है मंत्रिपरिषद का होता है। तो हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है 23rd, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत की निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती हैं। तो फर्स्ट है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। सेकेंड है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, और थर्ड है कि मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग करना। तो देखो आपको देखने को मिलेगा ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और वीवीपैट का उपयोग, ठीक है, ये भारत में निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती हैं, क्योंकि वीवीपैट के द्वारा ये प्रूफ किया जाता है कि हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसी को गया है, ये वेरीफाई करता है, ठीक है। एक मतलब स्लिप नहीं करता है, उसमें उसका नाम और उसका जो है मतलब उसकी फ़ोटो और उसका जो मतलब निशान का फ़ोटो और उसका जो सिंबल होता है वो आपको सारा देखने को मिल जाता है, ठीक है। जिसको हम वोट देते हैं उसी का वो निकलता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चलते हैं 24, इसमें कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि एससीज और एसटीज के लिए प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्षेत्र के कुल जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुरूप उनका स्थान आरक्षित होते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि एससीज और एसटीज के आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, ठीक है। थर्ड है कि किसी राज्य की विधायिका किसी भी पंचायत में पिछड़े वर्ग के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे जो संविधान द्वारा प्रदत्त पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में ये बताया गया है आपको आर्टिकल 243 में इनका पूरा जो है प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। 243 में इसका जो है प्रोविज़न किया गया है। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसी के संबंध में ये प्रोविज़न किए गए थे। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा गया कि केंद्र राज्य संबंध में विभिन्न मुद्दों की गहनता मतलब केंद्र राज्य संबंधों में विभिन्न मुद्दों की गहन जांच हेतु तो एक समिति या आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसके प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। तो किसने प्रथम बार जो है 263 आर्टिकल के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की थी स्थापना करने की। तो ए ऑप्शन है कि पुंछी आयोग, खुसरो समिति, बी है, और सी है कि प्रशासनिक आयोग, सुधार आयोग, और डी है सरकारी आयोग। तो देखो सी वाला ऑप्शन हमारा चाहिए, जो प्रथम प्रशासनिक आयोग हुआ था मोरारजी देसाई के जो है अध्यक्षता में, ये मतलब इसने इनका नेतृत्व किया था। ये 1966 में देखने को मिलेगा। इसी ने इसे कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की जाए, ताकि संघात्मक जो मतलब जो दृढ़ता है उसको और मजबूती प्रदान की जा सके, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के निवारण हेतु तो आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए गए हैं। तो फर्स्ट है कि रेपो रेट में कमी करना, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करना, और जो ऋण के भुगतान का स्थगन। तो इसमें देखो रेपो रेट में वृद्धि कर देंगे तो हमारे पास कहाँ मार्केट में मतलब जो लोन प्रोवाइड कराना होगा तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। बैंकें जो है महंगे दर पे जो लोन देंगी, तो जनता वैसे भी मंदी जो है फैली हुई थी इस समय कोविड-19 के संबंध में, ठीक है। तो उससे उबारने के लिए देश में जो है रेपो रेट की दर में कमी की गई, ताकि लोगों को सस्ते में लोन प्रोवाइड हो सके, ठीक है।
और ऋण आदि स्थगन की बात करें तो जो मतलब पुनर्भुगतान होता है ऋण का, तो उसके संबंध में जो 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, जो भुगतान नहीं कर सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो ना करे। ठीक है, तो इस संबंध में 1 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 27, इसमें कहा गया कि भारत में लॉबिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह दबाव समूहों द्वारा निर्धारित निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए सहमत करने हेतु तो प्रयोग की जाने वाली एक तकनीकी है। ठीक है, सेकेंड है कि यह भारत में वैधानिक रूप से मान्य है। तो जो ये कहा गया सेकेंड में, तो ये वैधानिक रूप से मान्य नहीं है, ना तो वैधानिक ना गैर वैधानिक, किसी आधार पर इसे मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये दबाव समूहों द्वारा नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए सहमत हेतु प्रयोग की जाने वाली एक तकनीकी होती है। ठीक है, जो दबाव ग्रुप होते हैं जैसे एसोचैम हो गया, ठीक है, मतलब जो व्यापार समूह होते हैं, तो ये लोग अपनी जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है वो अपने पक्ष में झुकाने की बात करते हैं। तो ये मतलब ये लॉबिंग का काम करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 28 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और संविधान यह प्रावधान करता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति पर मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, थर्ड है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों नहीं बन सकते भाई? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और इवन जो को इंदिरा गांधी वो भी राज्यसभा से ही थी। ठीक है, तो बन सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये स्टेटमेंट बताना है। और फर्स्ट वाला भी इसमें गलत हो जाता है क्योंकि जो फर्स्ट वाला 5 साल का कार्यकाल जो कहा है, तो इसका 5 साल का कार्यकाल निर्धारित नहीं है प्रधानमंत्री का, क्योंकि जब तक लोकसभा में इनका बहुमत रहता है तभी तक ये प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं, वरना इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट ये भी। और सेकेंड में जो कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रावधान करता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो ये भी गलत है। ये संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा परंपरा के आधार पर ये मतलब किया जाता है, प्रधानमंत्री की जो पद की जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है इसके संबंध में। ठीक है, तो हमारे तीनों के तीनों जो है जो गलत है, ये संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री पद नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी सरफेसी एक्ट जो आया था उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ए वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला है कि बैंकों को एनपीए में बदल चुके ऋण की वसूली हेतु उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई परिसंपत्तियों का सीधे नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, सेकेंड में कहा गया कि अधिनियम सहकारी बैंकों पर अधिरोपित नहीं होता, तो ये गलत है। पहले इनको जो है भ्रामक स्थिति बनी हुई थी कि इनको इसमें शामिल किया गया है या नहीं, लेकिन अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, उसी के संबंध में सॉरी उसी के संबंध में कहा गया है कि ये मतलब इस सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आती हैं सरकारी बैंकें। ठीक है, सहकारी बैंक जो हैं, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि दिनेश गोस्वामी समिति यानी बोहरा समिति और तनख्वाह समिति, दिनेश गोस्वामी बोहरा और तनख्वाह समिति संबंधित हैं, मतलब ये सभी समितियां किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है कि चुनाव सुधार से, ठीक है, न्यायिक सुधार से, केंद्र राज्य संबंध सुधार से, और आपका पंचायती राज सुधार से। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति और बोहरा समिति और तनख्वाह समिति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 31, इसमें कहा गया है कि संघ शासित क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, मतलब उच्च न्यायालय का गठन किया गया है जो दिल्ली का है। ठीक है, सेकेंड है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के गठन हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय को मतलब हाई कोर्ट को
हाई कोर्ट का गठन करने के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सही है और ये प्रोविज़न 241 आर्टिकल में सीधे स्पष्ट रूप से किया गया है। तो ये हमारा जो है गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो इसमें ये वाला ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो है 239 ए के अंतर्गत जो है दिल्ली विधानसभा का गठन किया जाता है। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट की बारे में बात करें तो ये दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट है 1966 का, उसी के संबंध में ये मतलब उच्च न्यायालय को मतलब गठन किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 32। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के कारण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो फर्स्ट है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है, सेकेंड है कि लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना होने पर। ठीक है, और लोकसभा में धन विधेयक पारित ना होने पर। तो तीनों स्थितियों में जो है आपको मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मतलब लोकसभा में लगेगा कि इनका विश्वास नहीं है। ठीक है, और लोकसभा में जो सदन का जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है वो भी लोकसभा के जो बहुमत दल होता है उसी के द्वारा दिया जाता है। अगर वो प्रस्ताव नहीं पारित होता है तो भी ये मतलब इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। और लोकसभा में धन विधेयक ये भी अगर नहीं पारित होता है तो इनके संबंध में भी इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 33। इसमें कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं। तो फर्स्ट है कि वह पूर्व से ही केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है कि उसे अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और जो उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति है तो सिफारिश की जानी चाहिए। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि इसमें जो है इनके द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय के द्वारा इसकी सिफारिश की जानी चाहिए जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। ठीक है, लेकिन सेकेंड गलत है हमारा। इसमें जो ये 5 वर्ष का अनुभव के बारे में ये गलत है इसके संबंध में। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी हमारा सही है, क्योंकि पूर्व में ही केंद्र और राज्य संबंध के सरकार के अंतर्गत किसी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए इन्हें। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया कि ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना संबंधित राज्य विधानसभाओं की विधियों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, सेकेंड है कि इसके पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकारी राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है कि ग्राम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसमें देखने को मिलेगा तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है ये 34 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि नहीं सॉरी 34 में ये मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना राज्य विधानसभाओं के माध्यम से की जाती है कहा गया है, तो ये गलत है। इसका जो आपको देखने को मिलेगा ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008 का। ठीक है, उसी के संबंध में इसकी स्थापना की जाती है, ना कि विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, सेकेंड वाला और थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इसमें फौजदारी और दीवानी दोनों मामले देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 35। इसमें कहा गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित से हाल ही में सुर्खियों में रहा अनीता। तो अनीता क्या है? तो फर्स्ट है कि यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज न्यूट्रिनो का पता लगाने हेतु उपयोग किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि यह उपग्रह जिसे आर्कटिक में हिम के पिघलने की दर को मापने के लिए लॉन्च किया गया है। सी है यह उपकरण जिसका गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। और डी है कि भारत का प्रथम मानव दृश्य ह्यूमनाइड है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ये रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, जो अनीता है, और ये अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेंज न्यूट्रिनो जो कण होते हैं उनका पता लगाने के लिए जो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में जो वैज्ञानिक गुब्बार निकलते हैं, ठीक है, उन्हीं का पता लगाने के लिए किया जा रहा है, और ये नासा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 36 इसमें कहा गया है कि भारत मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह समस्त खुदरा व्यापारियों हेतु एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार है। ठीक है, सेकेंड है कि यह लॉजिस्टिक और विनिर्माणकर्ता से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक अंतिम आपूर्ति श्रृंखला में अद्योपांत यानी इंड टू इंड सेवाएं प्रदान करता है।
जिसे जिसमें घरेलू डिलीवरी भी शामिल है, ठीक है। और थर्ड है कि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल है। तो ये गलत है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगी ये जो है, आपको जो इसका देखने को मिलेगा जो है इसमें जो अखिल भारतीय व्यापारी संघ है, ठीक है, उसकी ये पहल की गई है, उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। लेकिन इसका समर्थन जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को का प्राप्त होगा, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि खुदरा व्यापारियों के एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो मार्केट भारत बाजार है, और ये इंड टू इंड सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 37, इसमें कहा गया कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, और FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। सेकेंड है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, WWF के द्वारा, और UNDP और FAO के द्वारा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन है जो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट जो होती है ये UNEP और FAO द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 38, इसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। सेकेंड है कि 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया है कि संसद में किसी भी सदन का जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है उसे मंत्री पद हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो जो इसमें कहा गया है अयोग्य के संबंध में तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसे अयोग्य घोषित किया जो अयोग्य घोषित किया जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा तो इस संबंध में ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बताया गया है कि अगर किसी को दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो वो मंत्री अयोग्य घोषित किया जाएगा, उसे फिर मंत्रिपरिषद पर जो है योग्य घोषित नहीं किया जा सकता। तो इसके संबंध में ये गलत है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा जो 91 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसी के संबंध में ये मतलब कहा गया था, ना कि 97वें संविधान संशोधन के, ठीक है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट, लेकिन फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो ये सही है, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा ये मूल संविधान में नहीं प्रोविज़न था, ये 91 जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था यानी संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, ठीक है। इसके संबंध में कुल मंत्रिपरिषद की संख्या जो थी वो जो लोकसभा की सदस्य कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। ये प्रोविज़न किया गया है। तो हमारा ए वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। और आप लोग कह रहे थे कि मतलब सर कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहते हैं कि कल भी एक 58 क्वेश्चन नंबर की बात की जा रही थी कि उसमें कहा था एक किसी ने मतलब कमेंट किया था कि सर ये गलत है। तो नहीं नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि गलत है, मैं क्रॉस चेक करके ही आपको आंसर बताता हूँ। अगर मुझे कोई डाउट होता है, मुझे भी उस क्वेश्चन में डाउट हुआ था, आप उसे केयरफुली अगर पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि वो अनन्य जो स्वयं की अनन्य शक्ति के बारे में उसमें बात की जा रही है, ठीक है। तो वो सही है हमारा स्टेटमेंट, उसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। कोई भी स्टेटमेंट हाँ कभी कभार हो सकती है गलती, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं इंसान हूँ यार, मतलब मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि हर क्वेश्चन में गलती हो। हाँ कभी कभार हो जाती है, मतलब दिमाग में चलता रहता है, मतलब माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती रहती, तो कभी 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 मतलब डिस्कशन अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ऑप्शन थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी बार हो जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसका जो मैंने ए आंसर दिया था 58 का वो करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय एकता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से शामिल हैं। तो केंद्रीय मंत्री हैं और उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष के नेता हैं और सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो इसमें जो कहा गया है
39 क्वेश्चन नंबर में। तो इसमें देखो तीनों के तीनों सही हैं, इसमें जो एकता परिषद होती है इसमें तीनों ये शामिल होते हैं, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित की गई हैं। तो छावनी बोर्ड है, ठीक है, और टाउन एरियाज का है, और कमेटी है, और पोर्ट ट्रस्ट है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, ये पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, ये स्थानीय राज्य सरकार के एक्ट द्वारा ये मतलब आपको देखने को मिलेगा कि ये राज्य सरकार का एक्ट है, उसके अंतर्गत इसका जो है इसको बनाया गया है। लेकिन जो ये छावनी बोर्ड हैं ये आपको देखने को मिलेगा केंद्र सरकार के द्वारा ये गठित के एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रशासन किया जाता है। लेकिन टाउन एरिया जो होते हैं ये मतलब स्थानीय निकाय जो होते हैं ये अर्ध सरकारी होते हैं, ये सरकारी नहीं मतलब शहरी नहीं होते, अर्ध शहरी होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब थर्ड वाला इसमें स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो निम्नलिखित में से किन प्रस्तावों को पारित कर किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें जो किसी मंत्री की निंदा जो की जाती है वो विशेषाधिकार है और निंदा प्रस्ताव के अंतर्गत की जाती है। लेकिन ध्यानाकर्षण के लिए इस संबंध में ये गलत है, क्योंकि इसके लिए तो किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है सार्वजनिक मामले के लिए, ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 1/6 सदस्य कम से कम 3 वर्षों में स्नातक कर रहे राज्य में निवास कर रहे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और थर्ड है कि 1 और 3 1/3 जो होते हैं वो संबंधित राज्य के लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला सही है हमारा, और आपको देखने को मिलेगा जो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। संबंधित लोकसभा नहीं है, ओ सॉरी लोकसभा नहीं, ये गलत है, ये लोकसभा से नहीं विधानसभा से होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा ये भी। और सेकेंड वाला जो कहा है तो 3/1/6 तो नहीं, ये भी नहीं, ये 1/12 जो होते हैं इनको जो है इसके द्वारा जो है स्नातक होते हैं जो कर रहे होते हैं 3 वर्ष से ज़्यादा के, तो उन्हीं के द्वारा ये मतलब इसमें वोट डाले जाते हैं, ठीक है। और 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो हमारा जो है एक केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत है, 1 और 2 और 3 हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी विवादों के निर्णयन हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। तो फर्स्ट है कि संसद को है या राज्य विधानमंडल को है। तो जो विवादों के लिए, तो इसमें देखो आपको देखने को मिलेगा जो विवादों को निपटाने के लिए अधिकरण यानी न्यायाधिकरण जो मतलब अधिकरण जो नियुक्त किए मतलब गठित किए जाते हैं उनके संबंध में अगर हम बात करें तो देखो संसद द्वारा इसका गठन किया जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इसका गठन नहीं करता है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा गया है कि यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम यानी सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में परिवर्तित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से परिणाम अधिक होने की संभावना है। तो फर्स्ट है कि राजनीतिक दलों में मतों के अनुपात की सीटें जीतेंगे, मतलब राजनीतिक दल जो हैं वो मतों के अनुपात में सीटें जीतेंगे, ठीक है। सेकेंड है कि समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। और सी है कि सरकार के गठन के लिए अधिक संख्या में बहुदलीय गठबंधन हो सकते हैं, और ये सभी सही हैं। तो इसके बारे में जो बात की जा रही है तो ये हमारे देखो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि अगर हम जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाते हैं तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसमें अधिक जो है संख्या में बहुदलीय गठबंधन होगा और अधिक वर्गों को मतलब इसमें जो है प्रतिनिधित्व के लिए मिलेगा और सभी मतदानों को अनुपात में सीटें आवंटित होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि अंतर्राज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि परिषद का निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, और
परिषद के वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए और परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये हमारा देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाला जो बाध्यकारी, तो ये नहीं, ये सलाहकारी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और इसके लिए कम से कम जो है 3 बैठकें एक वर्ष में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड वाला ऑप्शन ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो इसकी अध्यक्षता होती है, इसकी अध्यक्षता जो है आपको गृह मंत्री के द्वारा की जाती है, जो स्थायी समिति होती है इसके अंतर्गत जो गठित की जाती है, ठीक है। और इसके जो है 5 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं और 9 मुख्यमंत्री इसके जो है सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो गया, कोई भी इसमें सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कराती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि वह लोक सभा के साधारण निर्वाचन में 4% सीटें प्राप्त की हैं करता है और उन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों के 6% मत प्राप्त करता है, ठीक है। सेकेंड है कि वह साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटों पर विजयी होता है। और थर्ड है कि कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये 2 राज्यों में नहीं, 4 राज्यों में अगर मान्यता प्राप्त है राष्ट्रीय दल राज्य दल की, ठीक है, तो उससे जो है राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाएगा पार्टी को। और अगर 3 राज्यों में वो 2% सीटें प्राप्त करता है तो इस संबंध में भी, और वो 4 सीटें प्राप्त करता है लोकसभा में, और किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो वैध मतों का 6% प्राप्त करता है वोट, ठीक है। तो उस संबंध में ये मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे मतलब 1 और 2 सही हैं। थर्ड वाला हमारा गलत हो गया, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 47। इसमें कहा गया कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है ये बताना है इसमें। तो हमारा देखो, जो 1/3 सदस्य जो दूसरे मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगा। लेकिन जो संविधान सभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित करने की बात की जा रही है, तो ये गलत है। संविधान सभा ने मतलब संविधान में ऐसा कोई राज्यसभा के लिए प्रोविज़न नहीं किया गया है, ठीक है। इनका कार्यकाल के बारे में तो इनके कार्यकाल के बारे में बात की गई है, लेकिन इनकी अवधि के बारे में, पदावधि के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो हमारा जो सही हो गया स्टेटमेंट, तो सही नहीं पूछा है तो सही नहीं, 1 वाला ये सही नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 48 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो कृषि, ठीक है, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, ठीक है, और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और विवाह और विच्छेदन। तो देखो 5th वाला ये गलत है। विवाह और विच्छेदन आपको जो है समवर्ती सूची जो होती है, ठीक है, उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन जो 11वीं जो अनुसूची 7 में ये मतलब प्रोविज़न इसमें किया गया है, जो 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, सेंटर सूची और केंद्र संघ, और आपको देखने को मिलेगी समवर्ती सूची। तो उसी के अंतर्गत समवर्ती सूची में 5 ये विवाह और विच्छेदन का इसका प्रोविज़न किया गया है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा ये जो ये 5 के पाँचों, ये 4 के चारों प्रोविज़न है, कृषि भूमि सुधार में कार्यान्वयन और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये आपको स्थानीय सरकार की 11वीं सूची में शामिल किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो 73rd, ठीक है, उसी के संबंध में ये सही है हमारे स्टेटमेंट। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा गया कि घड़ियालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उन्हें IUCN प्रजातियों की लाल सूची यानी रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर के रूप में वर्गीकृत किया है। और भारत में अपने प्राकृतिक आवास में घड़ियाल केवल चंबल नदी में है, तो ये गलत है। ये गंगा की जो सहायक नदियां हैं उन सभी में ये मतलब देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये IUCN की रेड लिस्ट की क्रिटिकली इंडेंजर में शामिल हैं। और जो ये आपको वाइल्ड लाइफ एक्ट है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है उस 1972 का, उसके संबंध में सूची 1 में भी इसको शामिल किया गया है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विधेयकों में से किन का संसद में पुनः स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो धन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, और राज्य की सीमाओं का परिवर्तन है। तो देखो संविधान संशोधन में जो है पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है राष्ट्रपति की इसमें, लेकिन धन विधेयक
और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा जो 1 और 3 स्टेटमेंट है सही हो गया, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस संबंध में हमने जो है 50 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए हैं और 50 कल आपको मिल जाएंगे। एक और टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी है अब अभ्यास टेस्ट, वैसे तो मेरा बहुत मन कर रहा था अभ्यास टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करवाऊं, लेकिन क्या करूं, उसका अभी तक मुझे कोई हिंदी में PDF नहीं मिला है। अगर आप लोगों के पास हो तो प्लीज़ उसको जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक ग्रुप है हमारा जो है CSC सर्कल के नाम से, आप वहां जाकर नीचे ग्रुप दिया है वहाँ ज्वाइन करके उसके उस पर शेयर कर दीजिए, तो मैं वहाँ से ले लूँगा उसको। ठीक है, तो आप लोग इसको दे सकते हैं। तो मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूँगा, लेकिन मुझे अभी तक उसका कोई PDF नहीं मिला हिंदी में। ठीक है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाऊँ, इसके लिए सॉरी गाइज़। और अपनी पढ़ाई पढ़ाई अच्छे से रखिए, तैयारी करिए, और एग्ज़ाम हमें नहीं लगता है पोस्टपोन होगा। ठीक है, और ना हो या हो, ये आप लोगों के लिए जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और किसी चीज़ों पे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।